आधुनिक भारत के स्रोत एवं उपागम। भारतीय इतिहास लेखन ने भारत में यूरोपियों के आगमन के साथ न केवल उपागम, उपाचार और तकनीकी में अपितु ऐतिहासिक साहित्य की मात्रा में भी प्रबल परिवर्तन को अनुभव किया। शायद कोई भी अन्य कला अवधि या देश 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के दौरान ऐतिहासिक सामग्री की प्रचुरता पर भारत जैसी गौरवित नहीं कर सका। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेखों, विभिन्न स्तर पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेजों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। राजकीय अभिलेख ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने 1600 से 1897 की कालावधि के दौरान व्यापार दशाओं का विस्तृत वर्णन प्रदान किया। यह सत्य है कि ब्रिटेन की वाणिज्यिक कंपनी ने हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी जो पूरी तरह कागजों पर था। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी और प्रत्येक व्यवसाय एवं लेन देन, प्रेषण, परामर्श एवं कार्रवाई गुप्त पत्रों एवं अन्य पत्रचार के माध्यम से होता था, जिसके परिणाम स्वरूप कल्पनातीत मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री में वृद्धि हुई। राजकीय अभिलेख निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबंध अभिलेखों के अतिरिक्त जिले से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तरों पर शामिल करते थे। जब ब्रिटिश महारानी क्राउन ने प्रशासन भारतीय संभाला तो इसने भी बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों के राजकीय अभिलेखों सुरक्षित रखे। इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरणवार प्रत्येक मुख्य घटना एवं विकास को समझ सकते हैं और नीति निर्माताओं के मनोविज्ञान समेत निर्णयन की प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं। इस अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनियों, पुर्तगाली, डच एवं फ्रांसीसी के अभिलेख भी 17वीं और 18वीं शताब्दी के इतिहास सृजन हेतु उपयोगी है। प्राथमिक तौर पर ये आर्थिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी इनसे काफी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अन्य स्रोत कई सारे समकालीन और अंशतः समकालीन जैसे वृत्तांत, जीवन साहित्य एवं यात्रा वृत्तांत भी है, जिन्होंने हमें 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के इतिहास को रोचक एवं उपयोगी झलकी प्रदान की। यद्यपि समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज की, तथापि उन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज के लगभग सभी पहलुओं पर बेहतर मूल्यवान सूचना प्रदान की। आधुनिक भारत के इतिहास के अन्य स्रोतों में मौखिक प्रमाण, सृजनात्मक साहित्य और पेंटिंग्स शामिल हैं। यद्यपि मौखिक स्रोत की अपनी सीमा होती है, वे अन्य ऐतिहासिक सामग्री के पुष्टिकरण में तथा घटनाओं, व्यक्तियों एवं ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझने में हमारी मदद करते हैं। सृजनात्मक साहित्य विशेष रूप से स्वदेशी साहित्य के नए रूप जैसे उपन्यास, लघु कहानियां एवं कविताओं, जिनका विकास पश्चिम के प्रभाव में हुआ, ने समकालीन सामाजिक वास्तविकताओं का विविध प्रतिबिंब प्रदान किया। चित्रकारी में नए पैटर्न जो औपनिवेशिक काल के दौरान दिखाई दिया ने उसे समय के जीवन को समझने में मदद की। इस प्रकार इन स्रोतों में ऐतिहासिक अभिलेख एवं गौरव अभिलेखबद्ध स्रोत शामिल हैं। पूरा लेखीय सामग्री। इतिहास के अन्य भागों की भांति आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में भी पूरा लेखीय सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है। पूरा लेखीय सामग्री ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें कोई संगठन, लोक प्राधिकारी संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है और जिन्हें तत्पश्चावर्ती ऐतिहासिक अनुसंधान या भविष्य के कार्यों के नियोजन में संदर्भ के लिए उनके अधिकारों एवं गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। व्यापक तौर पर आधुनिक काल के लिए राजकीय अभिलेखों की 4 श्रेणियां हैं। केंद्र सरकार के पुरालेख, राज्य सरकार के पुरालेख, मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकरणों के अभिलेख,
और न्यायिक अभिलेख। इनके अतिरिक्त निजी अभिलेख एवं विदेशों में उपलब्ध अभिलेखीय स्रोत भी हैं। ब्रिटिश समय के कुछ प्रकाशीय अभिलेख भी हैं जो आधुनिक इतिहास, भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान सूचना प्रदान करते हैं। केंद्र सरकार के पुरालेख। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के अधिकतर पुरालेखों को सहेजता है। यह संग्रह 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के आधुनिक भारत के सृजन हेतु अभिलेखों की अटूट श्रृंखला प्रदान करता है। लोक विभाग के अभिलेख 1773 के रेगुलेटरी एक्ट अधिनियम से संवैधानिक परिवर्तनों, केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था के उदय और कंपनी के प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के अध्ययन हेतु विस्तृत स्रोत सामग्री प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त 1857 के पश्चात के प्रशासनिक एवं संवैधानिक विकास जैसे लोक सेवाओं का गठन, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, भारतीयकरण की समस्या और प्रांतों का प्रादेशिक पुनर्गठन इत्यादि बेशकीमती सामग्री भी इस श्रृंखला में पाई जाती हैं। जेम्स रेनल की 1767 में प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में नियुक्ति के साथ भारत के अनजान क्षेत्रों एवं इसके सीमा क्षेत्र का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण शुरू किया। भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों एवं सर्वेयर के जनरल एवं वृत्तांतों ने न केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए अपितु समकालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन के लिए भी मूल्यवान सूचना प्रदान की। लोक, न्यायिक एवं विधायिका विभागों की कार्रवाइयों ने अपनी वैश्विक सरकार की सामाजिक एवं धार्मिक नीतियों के अध्ययन हेतु पर्याप्त प्रमाण प्रदान किए। रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख भारत में 1920 से 1937 के दौरान संवैधानिक विकास के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी है। राज्य सरकारों के पुरालेख। राज्य के अभिलेखागारों में अभिलेखों भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांत, भूतपूर्व राजसी राज्य जिन्हें 1947 के पश्चात भारत संघ में शामिल कर लिया गया, और तीसरा ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन से संबंध स्रोत सामग्री मिलती है। इसके अतिरिक्त उन भारतीय शक्तियों के अभिलेख जिन्हें ब्रिटिश इतिहास ने हथिया लिया और उनके क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया भी आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है। न्यायिक अभिलेख। न्यायिक अभिलेख भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास का प्राथमिक प्रमाण प्रदान करते हैं। ये विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोर्ट का पुरालेख 1689 ईस्वी के प्रारंभ पर सबसे पहले उपलब्ध न्यायिक पुरालेख है। अब यह मद्रास अभिलेख कार्यालय में है। फोर्ट विलियम में मेयर कोर्ट के प्लासी पूर्व 1757 अभिलेख नष्ट हो गए प्रतीत होते हैं, लेकिन 1753 से 1773 के वर्षों के अभिलेख, 1774 से 1861 के वर्षों के अभिलेख बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय सहित कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख कक्ष में रखे गए हैं। इसी प्रकार 1728 में बॉम्बे में स्थापित मेयर कोर्ट के अभिलेख महाराष्ट्र सचिवालय रिकॉर्ड्स ऑफिस में उपलब्ध हैं, जहां पर बॉम्बे अभिलेख न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भी रखे गए हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के दृष्टि 3 प्रेसिडेंटियों के सदर कोर्ट, सदर दीवानी और फौजदारी अदालतों के न्यायिक अभिलेख बेहद उपयोगी हैं। इनसे संबंधित अभिलेखों को कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे उच्च न्यायालयों में सुरक्षित रखा गया है। पत्रिकाओं ने 18वीं और प्रकाशित अभिलेखीय सामग्री आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु बेहद महत्व सूचना स्रोत हैं। संसदीय पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण पुरालेखीय प्रकाशन होते हैं, जिसे क्राउन के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार के अभिलेखों से विधित उद्धरण शामिल है। 1801 से 1907 के बीच जारी संसदीय पत्रों की सूची उपलब्ध राष्ट्रीय अभिलेखागार और विभिन्न राज्य अभिलेखागारों द्वारा जारी प्रकाशन आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। भारतीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों के कार्यवाही केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों और प्रकाशित गजट और समय समय पर जारी विधियों एवं विनिमय का संग्रह
है ऐतिहासिक शोध हेतु उपयोगी सामग्री है। निजी पुरालेख, निजी अभिलेखों में व्यक्तियों एवं परिवारों से संबंध पत्र एवं दस्तावेज होते हैं जिन्हें आधुनिक भारत व्यवसाय एवं औद्योगिक निगमों तथा राजनीतिक सामग्री, धार्मिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित संस्थाओं, समाजों एवं संगठनों की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन संबंध समृद्धि सामग्री विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थानों के पुरालेखों में उपलब्ध, बैंकों, व्यापार घरानों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अभिलेखों आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन में बेहद उपयोगी हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध एवं प्रमुख नेताओं के लिए तथा नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के अभिलेख भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के संवर्धन में अत्यधिक उपयोगी है। विदेशी संग्रहालयों की पुरालेखीय सामग्री या विदेशी संग्रहालय में आधुनिक भारत इतिहास से संबंधित बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री है। उदाहरणतः यूरोपियन संग्रहालय में भारतीय महत्व की पुरालेखीय एवं पांडुलिपि सामग्री व्यापक एवं विविध है। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स, कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफिस लंदन में कई सारे महत्वपूर्ण पुरालेखीय समूह हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। ब्रिटेन में कई पुरालेखीय एवं पांडुलिपि संग्रहालय, विशेष रूप से लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में ब्रिटिश वायसराय, राज्य सचिव एवं अन्य उच्च स्तरीय सिविल एवं सैन्य अधिकारियों के पत्र का संग्रह है जिन्होंने भारत में कार्य किया और जिनकी उपयोगिता को बमुश्किल ही आकलित किया गया। चर्च मशीनरी सोसाइटी ऑफ लंदन जैसी मशीनरी सोसाइटी के पुरालेख विशेष महत्व के हैं जिनके पुरालेख देश भारत के शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के बारे में समृद्ध सूचना लिए हुए हैं। भारत में फ्रांसीसियों के इतिहास के अध्ययन के लिए आर्काइव्स नेशनल पेरिस और फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉलोनीज एंड वार के पुरालेख समृद्ध स्रोत है और अत्यधिक उपयोगी हैं। रिकल्चरशिप हेग में उपलब्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़ी मात्रा में अभिलेख भारत में डचों के बृहद इतिहास को लिखने के लिए पर्याप्त है। इन अभिलेखों को 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के भारत के आर्थिक इतिहास के प्राथमिक स्रोत के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है। भारत में 1777 के पश्चात डच उपनिवेश से संबंधित दानिश क्राउन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिग सर्केविट कोपेनहेगन में उपलब्ध अभिलेख त्रैकोम्बर और सेरामपुर में बंदोबस्त के बारे में जानकारी का प्राथमिक स्रोत है। इसी प्रकार नेशनल आर्काइव्स ऑफ पुर्तगाल लिस्बन में भारत में पुर्तगालियों से संबंधित मौलिक पत्रों का संग्रह है। भारतीयों द्वारा विदेशों में चलाई गई राष्ट्रवादी गतिविधियों के इतिहास के सृजन के लिए विभिन्न देशों के विदेशी मामलों संबंधी कार्यालयों के पुरालेख बेस कीमती हैं। उदाहरणतः यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में उपयोगी सूचना या जानकारी जर्मनी फॉरेन ऑफिस के अभिलेखों में है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों पर जानकारी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और जस्टिस डिपार्टमेंट के पुरालेखों में उपलब्ध है। हालांकि आधुनिक भारत इतिहास के 1947 से पूर्व के बाद बेहद महत्वपूर्ण और समृद्ध पुरालेख स्रोत अब पाकिस्तान में स्थित है। इन अभिलेखों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संग्रहालय लाहौर के वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस में है जिसमें 1894 से पंजाब सरकार के अभिलेखों के अतिरिक्त 1804 से 1857 के दिल्ली रेजिडेंसी और विभिन्न राजनीतिक अभिकरणों के अभिलेख शामिल हैं जिन्होंने सम्मेलन पूर्व पंजाब में कार्य किया था। पेशावर में स्थित अभिलेख कार्यालय में 1849 से 1900 में पेशावर के कमिश्नर के अभिलेख और 1901 से उत्तर पश्चिम सीमा के प्रांतों के अभिलेख उपलब्ध हैं। ये
अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के प्रादेशिक इतिहास के अध्ययन के लिए मूल्यवान हैं और भारत के अफगानिस्तान, ईरान और समीपवर्ती क्षेत्र की जनजातियों के साथ संबंधों के बारे में भी उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। जीवनी साहित्य स्मरण एवं यात्रा वृत्तांत। जीवनी साहित्य स्मरण या यात्रा वृत्तांत जैसी समकालीन या अर्ध समकालीन दस्तावेज एवं प्रमाण भी उपलब्ध हैं, जो हमें 18वीं और 19वीं शताब्दियों के भारत के इतिहास की उपयोगी झलकी प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत अभिलेखों का महत्व। कई यात्री, व्यापारी, मशीनरी एवं सिविल सर्वेंट जो इन शताब्दियों के दौरान भारत आए ने देश के विभिन्न हिस्सों पर अपने अनुभव एवं प्रभावों की छाप छोड़ी। यात्रा वृत्तांतों ने आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु बेहद उपयोगी स्रोत का किया। इन लेखकों ने समूह में सर्वप्रथम मशीनरीज ईसाई धर्म प्रचारक आते, जिन्होंने स्थानीय निवासियों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भारत में अधिकाधिक मशीनरीज भेजने के लिए तथा अपने संबंध समाजों को प्रोत्साहित करने के हेतु लेखन किया। कुछ सिविल सर्वेंट ने भी इस सुसमाचार के ईसाई धर्म का प्रचार किया दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व भी किया। उदाहरणतः सर जॉन शोर और चार्ल्स ग्रेनर्स दोनों ने बंगाल में लंबी सेवाएं प्रदान की, ने ईसाई धर्म प्रचारकों, मशीनरीज एवं उनकी गतिविधियों का पुरजोर समर्थन किया। यात्रा वृत्तांत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों के यात्रा वृत्तांत भी बेहद मूल्यवान हैं। जॉर्ज फोस्टर के यात्रा वृत्तांत, जिन्होंने 1783 में बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर, नौदौन, कश्मीर की यात्रा की और काबुल, कैस्पियन सागर एवं सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए इंग्लैंड वापस गए, ने उत्तरी भारत की राजनीतिक दशाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। और बेंजामिन हेन के 1814 में प्रकाशित सेवरल टूअर्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला जर्नल ने उस समय के दौरान प्रायद्वीप के आर्थिक उत्पादों पर बेहतरीन जानकारी प्रदान की। 1831 में प्रकाशित जेम्स बर्न की भुजा की चिकित्सकीय स्थलाकृति पर टिप्पणी और विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध के लेखन ने कच्छ के इतिहास पर जानकारी प्रदान की। अलेक्जेंडर बर्न का वृत्तांत ट्रेवल्स इनटू बोखारा, जो 1834 में 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ, भारत से काबुल की उसकी यात्रा का वर्णन है। इस यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य पता लगाना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिंधु क्षेत्र किस प्रकार लाभदायक होगा। CJC डेविडसन का 1843 में प्रकाशित डायरी ऑफ द दर्शन ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन अंपायर इंडिया भी बेहद उपयोगी कार्य है। जॉन बटरल द्वारा असम प्रांत 1855 में लिखा यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स राज्य की पहाड़ी जनजातियों की प्रथाओं, आदतों एवं समाज का वर्णन है। WH सिलमैन की जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, अवध की राजनीतिक और आर्थिक दशाओं को प्रतिबिंबित करती है। अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों की यात्रियों ने भी रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किया। इस श्रेणी में विक्टर जैक मोन्स, कैप्टन लियोपोल्ड वान आर्लिच, बरोन चार्ल्स यूगल, जॉन मार्टिन हानिन बर्जर, विलियम मूरक्राफ्ट एवं जॉर्ज ट्रेबेक इत्यादि प्रमुख रूप से शामिल हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। 19वीं और 20वीं शताब्दी के समाचार पत्र और पत्रिकाओं अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न देशीय भाषाओं में प्रकाशित ने आधुनिक भारतीय इतिहास के सृजन हेतु जानकारी के बेहद महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक स्रोत का निर्माण किया। कुछ समाचार पत्र 1780 के दशक से भी पूर्व प्रकाशित हुए। भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रथम
प्रयास अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया, जो निजी व्यापार में कुरीतियों को उद्घाटित करना चाहते थे। भारत में जेम्स ऑगस्टस हिके ने 1780 में बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवाइजर नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। तत्पश्चात द कलकत्ता गजट 1784, द बंगाल जनरल 1785, द ओरिएंटल मैगनीज ऑफ कलकत्ता या कलकत्ता अम्यूजमेंट 1785, द कलकत्ता क्रैनिकल 1786, द मद्रास कुरियल 1788, द बॉम्बे हेराल्ड 1789 जैसे कई प्रकाशन प्रकट हुए। महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रेस एक्ट 1835 की नरम नीति, जो 1856 तक जारी रही, ने देश में समाचार पत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कई प्रभावशाली समाचार पत्र प्रसिद्ध एवं निडर पत्रकारों के नेतृत्व में सामने आए। कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे। जी सुब्रमण्य अय्यर के संपादकत्व में द हिंदू और स्वदेशमित्रन, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में केसरी और महाराष्ट्र सुंदरनाथ बनर्जी के तहत बंगाली शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका, गोपाल कृष्ण गोखले के तहत सुधारक N सेन का इंडियन मिरर, दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया, जीपी वर्मा का एडवोकेट, पंजाब में ट्रिब्यूनल एवं अखबार, बॉम्बे में इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश, कल एवं गुजराती, बंगाल में सोम प्रकाश, बंग निवासी एवं सौधारणी। यह रोचक तथ्य है कि 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग 1/3 संस्थापक पत्रकार थे। विदेशीय प्रकाशन, कुछ समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन विदेशों में भी हुआ। उदाहरणतः श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया। इसी प्रकार मैडम भिका जी कामा ने पेरिस में वंदे मातरम और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन से तलवार प्रकाशित किया। इस संदर्भ में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान सैन फ्रांसिस्को से गदर पार्टी के मुख्य पत्र के तौर पर प्रकाशित किया गया और वैंकूवर से तारकनाथ दास का हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। इन सभी ने विदेशों में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों पर पर्याप्त प्रमाण एवं जानकारी प्रदान की। समाचार पत्रों का महत्व, समाचार पत्र जनमत का निर्माण करते हुए और उनके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। समाचार पत्र विभिन्न घटनाओं पर लोगों की भावनाओं एवं दृष्टिकोणों को आकार प्रदान करते हैं। समाचार पत्र आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। इस तथ्य को समझा जा सकता है कि 1870 के दशक से इन अखबारों अंग्रेजी एवं देशी भाषाओं दोनों ने भारतीय औपनिवेशिक से वर्तमान समय तक जीवन के लगभग सभी पहलुओं को चित्रित किया। 1920 के दशक से अखबारों ने गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान प्रमुख घटनाओं को सूक्ष्म तरीके से विश्लेषित एवं शामिल किया। हालांकि समाचार पत्रों को निष्पक्ष तौर पर नहीं देखा गया, इन्हें ऐसे लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया जिनके अपने राजनीतिक विचार एवं वैश्विक मत थे। मौखिक प्रमाण, मौखिक ऐतिहासिक अभिलेख स्रोत की मदद से इतिहास के सृजन को संदर्भित करता है। उदाहरणतः वैदिक स्मरण एक प्रकार का मौखिक स्रोत है। मौखिक स्रोतों से इतिहासकार अपने विषय की सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं। हालांकि कई इतिहासकार मौखिक इतिहास के प्रति सशक्ति हैं, वे इसे नकारते हैं। चूंकि मौखिक तथ्यों में प्रामाणिकता एवं कालक्रम का अभाव होता है और वे अस्पष्ट हो सकते हैं, इतना होते हुए भी ये स्रोत महत्वपूर्ण है, जैसा कि इतिहासकारों की अन्य स्रोतों से जुटाई जानकारी की पुष्टि करने में मदद करते हैं। सृजनात्मक साहित्य, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के तौर पर सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में हम
स्वयं को पश्चिम के प्रभावाधीन भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में विकसित अंग्रेजी एवं देशीय भाषाओं दोनों में नवीन साहित्य रूपों तथा सीमित करेंगे। देशीय भाषाओं में प्राचीन साहित्य पूरी तरह से पद रूप में है और यह साहित्य 18वीं और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मौजूद था। नवीन साहित्य के केंद्रों का विकास 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य के प्रभावाधीन भारतीय काव्य ने अपने नएपन को पुनः हासिल किया और यह छंद, गीतात्मक और चतुष्पदक जैसे नवीन रूपों के साथ प्रयोग में आया। सबसे ऊपर नवीन सृजनात्मक भावना का बाहुल्य था जिसने काव्य के रूप को बदल डाला। मंच के अभ्युदय ने आधुनिक युग के सृजनात्मक साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। मंच की स्थापना ने शास्त्रीय, संस्कृत, नाट्य और पश्चिम मंचन दोनों के लिए में नाटकीय रूप साहित्य की अत्यधिक उन्नति को आवेग प्रदान किया। इन सभी साहित्यिक विकास एवं लेखन ने अपनी वैश्विक समय के लोगों के जीवन पर प्राचुर जानकारी प्रदान की। वास्तव में भारतीय रोमांटिक काव्य स्वतंत्रता के भारतीय संघर्ष का मुखारित प्रतिनिधि था। इनमें से कुछ प्रमुख थे। उर्दू के मोहम्मद इकबाल 1876 से 1938, हिंदी में निराला 1897 से 1961, बंगाली में काजी नजरुल इस्लाम 1899 से 1976, मराठी में केशव सूत 1866 से 1905, मलयालम में जी शंकर कुरूप 1902, सुब्रमण्य भारती 1882 से 1921। प्रसिद्ध तमिल राष्ट्रवादी कवि भी इसी काल से संबंधित थे। स्रोत के रूप में उपन्यास इंडो यूरोपियन संपर्क का महत्वपूर्ण परिणाम उपन्यास था जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदित हुआ। उस समय के प्रथम महत्वपूर्ण लेखन बंकिम चंद्र चटर्जी 1838 से 94 प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार थे। उनके उपन्यास अधिकतर ऐतिहासिक हैं और इनमें से आनंदमठ 1882 बेहद लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हुआ। विशेष रूप से इसके प्रभावशाली राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए इंछा राम सूर्य राम देसाई 1853 से 1912 मध्यकालीन गुजराती साहित्य इतिहास के बेहतरीन विद्वान थे। उनका प्रथम उपन्यास हिंदी आने ब्रिटानी राजनीति अधिस्वर वाले शुरुआती उपन्यासों में से एक था। गिरजा देवी और रामतीरथ थम्मल, जिन्होंने क्रमशः मोहनरा रजनी 1931 और दशीकालीन मोसाबल्लाई 1936 उपन्यास लिखे, ने भी उपन्यास को सामाजिक अनुभव का एक प्रभावी माध्यम बनाया। यह प्रेमचंद 1880 से 1936 थे, एक उपन्यासकार एवं उर्दू हिंदी के लघु कहानीकार जिन्होंने कल्पित साहित्यिक संसार में भारत को एक अलग स्थान दिलाया। उन्होंने उपन्यास का प्रयोग सामाजिक परिवर्तनों के रूप में किया और उनके उपन्यासों ने भारतीय ग्रामीण समाज के आयामों की समझ और गहरी सामाजिक चिंताओं को प्रतिबिंबित किया। उनके लेखन में रंगभूमि 1924, गोदान 1936, सेवा सदन 1919, प्रेमाश्रम 1924 जैसे प्रमुख उपन्यास एवं कफन पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि लघु कहानियां शामिल हैं। ग्रामीण जीवन को उद्घाटित करने की उपन्यास की परंपरा को फणीश्वर नाथ रेणु 1931 से 1973 के हिंदी उपन्यास मैला आंचल ने आगे बढ़ाया। इसी दिशा में विभूति भूषण बंदोपाध्याय 1899 से 1954 ने पथेर पंचाली 1929, उड़िया में मोहंती का प्रजा, गुजराती में पन्नेलाल पटेल का मेकल जीत, मराठी में भालचंद्र नामडे को कोसला प्रमुख हैं। मुल्कराज आनंद एवं राजा राव जैसे एंग्लो इंडियन लेखकों ने उपन्यास क्रमशः अर्नस्ट चैम्बल
1935 और कथापुरा 1938 ने सामाजिक एवं राजनीतिक कोलाहल एवं संकरण को दर्शाया है। आर के नारायण की स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 भारत के अद्भुत लघु रूप को करती प्रस्तुत करती है। लघु कहानी लेखन के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में उदित हुए। उनकी कहानियां जिसमें पोस्टमास्टर 1991, काबुली वाला 1892 इत्यादि शामिल हैं, ग्रामीण भारत के प्रमाणित अनुभव के रूप में सामने आई। प्रेमचंद की वास्तविक कहानियों ने समाज एवं लोगों के व्यवहार का दर्पण प्रस्तुत किया। ऐसे कई अन्य लघु कहानी लेखक हुए जिन्होंने औपनिवेशिक भारत की समकालीन सामाजिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित किया। चित्रकला औपनिवेशिक काल के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी उस समय के चित्रकारी से प्राप्त की जा सकती है। इन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। स्रोत के रूप में चित्रकला, ऐसा ही एक चित्रकला विद्यालय था कंपनी चित्रकला। कंपनी पेंटिंग शब्द का प्रयोग गैर इतिहासकारों द्वारा यूरोपियों के लिए निर्मित एक विशेष प्रकार की भारतीय चित्रकारी के लिए प्रयोग किया गया, जो बड़े पैमाने पर यूरोपियों की इच्छा एवं पसंद से प्रभावित थी। कंपनी चित्रकला का विकास यह ऐसा समय था जब चित्रकारों के संरक्षण के अभाव के चलते मुगल और राजपूत लघु चित्रकला का पतन हो गया। भारतीय कलाकारों को रेलवे प्रोजेक्ट और प्राकृतिक इतिहास सर्वेक्षण के ब्लूप्रिंटिंग का खाका तैयार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भर्ती किया गया। इन्होंने ब्रिटिश नागरिकों के लिए स्वतंत्र रूप से काम किया, जो वापसी पर इंग्लैंड एक निशानी ले जाना चाहते थे। 1760 के आसपास मुर्शिदाबाद से कई चित्रकार पटना आ गए। 18वीं शताब्दी के अंत तक पटना 11 कला केंद्रों का मुख्यालय बन गया, जिसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल को विभाजित कर लिया। कंपनी स्कूल की चित्रकारी शैली पटना स्कूल के तौर पर भी जानी जाती है। अन्य प्रभावशाली चित्रकारी केंद्र वाराणसी एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल एवं मद्रास, जहां 1798 से 1804 लॉर्ड क्राइव रहे थे। ब्रिटिश बाजार में अनाज, फल एवं सब्जियां बेचने जैसे दिन जीवन के चित्रों को सहेजाना चाहते थे। चित्रकारी दिखाती है कि 1850 की बाजार आज के भारत में खाद्य बाजारों के समान थे। धर्म, जाति एवं व्यवसाय भी बेहद लोकप्रिय विषय थे। विशेष रूप से दक्षिण भारत में कंपनी स्कूल के चित्रकारों ने गहरे भारतीय अपारदर्शी रंगों की जगह पानी वाले हल्के रंगों का प्रयोग करना शुरू किया। भारतीय लघु चित्रकला में परंपरागत रूप से प्रयुक्त चमकीले रंगों की जगह हल्के नीले, हरे एवं भूरे रंगों का प्रयोग होने लगा। कंपनी चित्रकारी को भारत के लोगों के अभ्युदय के ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। 1897 के विद्रोह पर चित्रकारी पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग, पेंटर्स, कार्टून्स एवं बाजार प्रिंट के रूप में भारतीय एवं ब्रिटिश या अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह को चित्रित तस्वीरें एक महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। विद्रोह की पेंटिंग्स इस प्रमुख घटना पर अंग्रेजों एवं भारतीयों के विश्व मत को समझने एवं व्याख्या करने में इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। कला स्कूल 1857 के थोड़े समय पश्चात बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में कला स्कूल खोले गए। इनमें शिक्षण पद्धति एवं पाठ्यक्रम ब्रिटिश रॉयल एकेडमी पर आधारित था। भारतीय विद्यार्थियों ने आयल रंगों को कैनवास पर, वाटर कलर को पेपर पर प्रयोग करने जैसी नवीन कला सामग्री को समझा। भारत में अंग्रेजी शिक्षित शहरी मध्य वर्ग की विचारधारा एवं दृष्टिकोण में गहरा बदलाव आया। अंग्रेजी साम्राज्य के नकारात्मक परिणामों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई। कला एवं राष्ट्रवाद का प्रभाव 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सृजित नए प्रकार के भारतीय कला की प्रारंभिक प्रेरणा राष्ट्रवादी एवं देशभक्ति थी। इसी नवीन कला आंदोलन ने अपनी शुरुआती
अभिप्रेरणा उदयमान राष्ट्रवाद से ग्रहण किया। नंदलाल बोस एवं राजा रवि वर्मा जैसे कलाकार इस नवीन कला रूप के प्रतिनिधि थे। अविंद्रनाथ टैगोर, ईवी हवेल एवं आनंद कैंटिस कुमार स्वामी के नेतृत्व में बंगाल स्कूल के अभ्युदय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि इस नवीन कला रूप की चित्रकारी ने शुरुआती रूप में भारतीय प्रणाली, विज्ञान एवं सांस्कृतिक विरासत की विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया। ये भारत में आधुनिक कला आंदोलन के अध्ययन एवं कला इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास का ऐतिहासिक लेखन या ऐतिहासिक व्याख्या है। इतिहास एक ऐसी जानकारी नहीं है जिसे अपरिवर्तित रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा जाए। ऐतिहासिक परिस्थितियों की व्याख्या की जानी चाहिए और स्पष्टीकरण प्रमाणों के विश्लेषण पर आधारित होने चाहिए। तर्क वितर्क से उपजे समानीकरण प्रदान किए जाने चाहिए। नवीन प्रमाणों के साथ या मौजूद प्रमाणों की नवीन व्याख्या या स्पष्टीकरण सहित अतीत की एक नई समझ प्राप्त की जा सकती है। इसका अनुसरण करने के लिए उन तरीकों एवं शैलियों के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता है जिसमें उस समय के लोग जीवन यापन करते थे और अपने अतीत के बारे में सोचते थे। इतिहास लेखन के उपागम ज्ञान के रूप में इतिहास को समझने की भूमिका बन जाते हैं। व्यापक रूप से इतिहास के 4 संग्रह स्कूल हैं: औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, अधीनस्थ, उपाश्रित। हालांकि इतिहास लेखन के 2 अन्य संप्रदायवादी और कैम्ब्रिज भी हैं। औपनिवेशिक उपागम औपनिवेशिक उपागम या इतिहास लेखन 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक औपनिवेशिक देशों के इतिहास से संबंधित है, जबकि दूसरे ऐसे कार्यों की ओर इशारा करता है जो प्रभुत्व की औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित था। आज अधिकतर इतिहासकारों ने औपनिवेशिक उपागम के दृष्टिगत लिखा है। वास्तव में औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा औपनिवेशिक देशों के बारे में लेखन कार्य प्रभुत्व की इच्छा एवं औपनिवेशिक शासन के औचित्य से संबद्ध था। साथ ही साथ पश्चिमी संस्कृति एवं मूल्यों के प्रशंसा तथा व्यक्तियों का महिमा मंडन किया गया जिन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्य को स्थापित किया। जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टन, विंसेंट स्मिथ एवं अन्यों द्वारा लिखा गया भारत का इतिहास औपनिवेशिक उपागम का उचित उदाहरण है। इस प्रकार के वर्णन भारत को अवरुद्ध समाज, पिछड़ी सभ्यता एवं सांस्कृतिक रूप से निकृष्ट दिखाया गया है, जबकि ब्रिटेन को उत्कृष्ट सभ्यता एवं उन्नत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाले देशों के रूप में महिमा मंडित किया गया। हालांकि सभी ब्रिटिश ऐतिहासिक लेखन को समान रूप से औपनिवेशिक मानना सही नहीं है, क्योंकि 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान औपनिवेशिक संप्रदाय के तहत विभिन्न उपागम एवं व्याख्यात्मक हेमवर्क विकसित हुए। सरगर्भित रूप में औपनिवेशिक उपागम सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करने वाला और भारत पर ब्रिटिश शासन के वैधीकरण के रूप में इतिहास को औचित्य प्रदान करने हेतु विचारधारात्मक प्रयास का एक भाग था। राष्ट्रवादी उपागम का विकास औपनिवेशिक उपागम से समान रूप का सामना करने और प्रत्युत्तर देने के रूप में हुआ। यह भारतीय लोगों और उनके ऐतिहासिक अभिलेखों की औपनिवेशिक झूठी निंदा के प्रमुख राष्ट्रीय आत्मसम्मान के निर्माण का एक प्रयास था। इस उपागम के इतिहासकारों ने मौजूदा ऐतिहासिक स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर औपनिवेशिक ऐतिहासिक विवरणों की औसतता को सिद्ध करने का प्रयास किया। भारतीय इतिहास के राष्ट्रवादी उपागम को ऐसे उपागम के रूप में विवेचित किया जा सकता है जिसने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में योगदान किया और धार्मिक, जाति, भाषाई या वर्ग भेदभाव के सम्मुख लोगों को एकजुट
किया। राष्ट्रवादी उपागम में मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के प्राचीन एवं मध्यकालीन युग के बारे में वर्णन करता है। यह आधुनिक काल में मौजूद नहीं था और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अस्तित्व में आया। 1947 से पूर्व आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों का कोई संप्रदाय स्कूल मौजूद नहीं था। दादा भाई नौरोजी, M.G. रानडे, G.B. जोशी, R.C. दत्त, K.T. तेलंग, G.K. गोखले एवं D.Y. वाचा जैसे गैर अकादमिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद की विस्तृत एवं वैज्ञानिक आलोचना विकसित की गई। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में K.T. शाह, V.C. काले, C.M. वकील, D.R. गाडगिल, ज्ञानचंद्र, B.K. R.B. राय, B. वाडिया एवं मर्चेंट जैसे कई अकादमिक अर्थशास्त्रियों ने उनके पद चिन्हों का अनुसरण किया। राष्ट्रवादी उपागम ने सामाजिक सुधार आंदोलनों को उचित स्थान दिया, लेकिन उनका इस और आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं रहा और उन्होंने अक्सर निम्न जातीय और जनजातियों द्वारा चलाए गए मुक्त आंदोलनों की उपेक्षा की। उन्होंने ऐतिहासिक विकास में भारत की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के प्रयास में भारतीय सामाजिक संस्थाओं के ऐतिहासिक मूल्यांकन की अपेक्षा कर दी। कुल मिलाकर इस उपागम ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की उपेक्षा की। मार्क्सवादी उपागम में मार्क्सवाद ने उल्लेखनीय रूप से भारतीय इतिहास लेखन की अधिकांश प्रवृत्तियों को किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया। भारतीय इतिहास के सभी क्षेत्रों में, चाहे इसे काल या विषय द्वारा विभाजित करें, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण योगदान किया। विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्यों ने इतिहास लेखन के मार्ग या दिशा को परिवर्तित किया। औपनिवेशिक साम्राज्यवादी संप्रदाय स्कूल की तरह मार्क्सवादी इतिहासकारों ने औपनिवेशिक स्वामियों एवं अधीन लोगों के हितों के बीच प्रारंभिक संघर्ष एवं विरोध को स्पष्ट रूप से देखा। राष्ट्रवादियों के समानवे भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच अंतर विरोधों के प्रति भी पूरी तरह सजग थे। हालांकि उनमें से कुछ विशेष रूप से रजनी पामदत्त प्रारंभिक साम्राज्यवादी विरोधी संघर्षों और द्वितीय अंतर्विरोधी के उपचारों को समन्वित करने में पूरी तरह असफल रहे और औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष को वर्ग या सामाजिक संघर्षों से संतुलित करने का प्रयास किया। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन को भी संचरित बुर्जुआ आंदोलन के रूप में देखने का प्रयास किया और इसके मुक्त एवं सर्ववर्गीय रूप की उपेक्षा की। अधीनस्थ उपाश्रित उपागम में अधीनस्थ या उपाश्रित अध्ययन शीर्ष ऐसे विवरणों की श्रृंखला है जिसे शुरू में रंजित गुहा के संपादकत्व में प्रकाशित किया गया। अधीनस्थ उपागम संप्रदाय की शुरुआत मौजूदा ऐतिहासिक लेखन के आलोचक के रूप में 1980 के दशक में हुई। इसने अपने प्रवर्तकों के माध्यम से अन्य ऐतिहासिक उपागमों पर लोगों की आवाज की अपेक्षा करने का आरोप लगाया। शुरू से ही अधीनस्थ उपागम ने बताया कि भारतीय इतिहास लेखन की समस्त परंपरा का झुकाव अभिजात्य वर्ग की तरफ है, अतः यह पक्षपाती है। अधीनस्थ उपाश्रित इतिहासकारों के दृष्टिकोण से औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज में मूलभूत विरोध एवं संघर्ष एक तरफ कुलीन वर्ग, भारतीय एवं विदेशी दोनों, और दूसरी तरफ उपाश्रितों के बीच था, न कि उपनिवेशवाद और भारतीय लोगों के बीच। वे विश्वस्त हैं कि भारतीय लोग कभी भी एक साझा साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में एकजुट नहीं हुए थे। इसके बावजूद वे मानते हैं कि दो भिन्न आंदोलन या धाराएं थी, एक उपाश्रितों की वास्तविक साम्राज्यवादी विरोधी धारा और दूसरी कुलीन की झूठी राष्ट्रीय आंदोलन धारा। कुलीन धारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद अधिकारियों के नेतृत्व में कुलीन के बीच शक्ति के लिए संघर्ष हेतु झुंड से थोड़ा अधिक थी। हालांकि अधीनस्थ उपाश्रितों संप्रदायों स्कूल, जिसने शुरू में आम लोगों के दृष्टिगत इतिहास लिखने की वचनबद्धता दिखाई थी, लोगों की स्वयं की सचेतता
पर आधारित थी, नवीन स्रोतों की खोज नहीं कर पाया जो लोकप्रिय अवधारणाओं को अधिकाधिक प्रतिबिंबित कर सके। इसका नवीन लेखन निरंतर उसी पुरानी कुलीन स्रोतों पर आधारित था। अन्य इतिहास लेखन प्रवृत्तियां संप्रदायवादी उपागम राष्ट्रवादी इतिहासकारों की भांति संप्रदायवादी इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारत और औपनिवेशिक काल की पाठ्य पुस्तकों के औपनिवेशिक इतिहास लेखन तक स्वयं को पूरी तरह सीमित किया। भारतीय संप्रदायवादी इतिहासकारों द्वारा निर्मित सामान्यीकरण को ब्रिटिश इतिहासकारों और प्रशासकों के लेखन में ढूंढा जा सकता है। संप्रदायवादी मतानुसार भारत का मध्यकालीन इतिहास हिंदू मुस्लिम मतभेद एवं संघर्ष की एक लंबी कहानी थी। हिंदू और मुस्लिम अस्थायी रूप से शत्रुता शिविरों में विभाजित थे, जिनके आपसी संबंध कड़वे शत्रुता, विरोधात्मक एवं अंधविश्वासी थे। ये विचार न केवल इतिहासकारों के लेखन में प्रतिबिंबित हुआ, अपितु सांप्रदायिक राजनीतिक नेताओं के हाथ में यह अधिक उग्र एवं विषाक्त रूप में सामने आया। दूसरे यह विचार कि मध्यकालीन भारत में मुसलमानों ने शासक वर्ग का निर्माण किया और हिंदुओं पर शासन किया तथा हिंदू शासित अधीन एवं पराधीन थे, प्रचारित किया गया। कैम्ब्रिज स्कूल उपागम कैम्ब्रिज संप्रदाय स्कूल उपागम का मत है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय समाज मूलतः क्षैतिज एवं लंबवत भागों द्वारा चरितार्थ हुआ और भारतीय राजनीति का स्थानीय एवं क्षेत्रीय सरदारों के बीच गुटीय शत्रुता एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा सीमांकन हुआ। इस प्रकार उनके मतानुसार औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत मूलभूत विरोध साम्राज्यवाद और भारतीय लोगों के बीच नहीं था, अपितु भारतीयों के बीच था। इसके अतिरिक्त कैम्ब्रिज स्कूल इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवादी भारतीय लोगों का औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष का उत्पाद नहीं था, अपितु ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रदत्त लाभों को प्राप्त करने के लिए भारतीय के बीच था। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता महान विचारों से प्रेरित नहीं थे, अपितु उसके पश्चात मिलने वाले भौतिक लाभों एवं शक्ति से प्रेरित थे। इस उपागम की कई इतिहासकारों द्वारा आलोचना की गई है। उदारवादी एवं नव उदारवादी व्याख्या, साम्राज्यवादी औपनिवेशवाद एवं पुनः मूल्यांकन 1980 के दशक से प्रारंभ हुआ। कैन एवं हॉपकिंस 1993, पैट्रिक ओ ब्रायन 1988 तथा डेविस एवं हटनबैक 1986 ने उपनिवेशवाद के चरित्र को लेकर मार्क्सवादी एवं वाम उदारवादी प्रबुद्ध वर्ग के कुछ निष्ठापूर्ण विचारों एवं दृष्टिकोणों पर प्रश्न उठाना शुरू किया। इस उपागम के प्रस्तावक तर्क देते हैं कि उपनिवेशों का आर्थिक शोषण पूरी तरह से ब्रिटिश लोगों के लिए फायदेमंद नहीं था। अपनी वैश्विक क्षेत्रों में ब्रिटिश उद्योगी वस्तुओं के लिए बाजारों की उपलब्धता और बाहरी देशों या बाजारों में पूंजी निवेश, भारत में रेल परिवहन की व्यवस्था करना, ब्रिटेन में घरेलू निवेश को हतोत्साहित और नवीन औद्योगिक विकास को प्रभावित कर सकता था। नारीवादी उपागम इतिहास लेखन में लगभग सभी मुख्य प्रवृत्तियां औपनिवेशिक से लेकर अधीनस्थ उपाश्रित उपागम इतिहास में महिलाओं की वास्तविक स्थिति, भूमिका, दर्ज एवं योगदान को स्पष्ट करने में असफल रही। इतिहास में महिलाओं के योगदान को लेकर 1970 के महिला आंदोलन से माना जा सकता है, जिसने भारत में महिलाओं के अध्ययन को अभ्युदय हेतु संदर्भ एवं आवेग प्रदान किया। तनिका सरकार ने बताया कि स्थापित एवं स्वचेतन परंपरा के तौर पर महिला इतिहास की शुरुआत 1970 के दशक से शुरू हुई, क्योंकि कई नारीवादी बुद्धिजीवियों ने बलात्कार, दहेज एवं घरेलू हिंसा के विरुद्ध शक्तिशाली एवं उग्र आंदोलनों में स्वयं को संलग्न किया। महिला के प्रति लेखन भी आर नंदा द्वारा संपादित इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी जैसे कार्यों के साथ शुरू हुआ। महिलाओं की अत्यंत दयनीय स्थिति को पंडित रमाबाई द्वारा लिखित हाई कास्ट हिंदू वुमेन
1887 और कैथरीन मेयो द्वारा लिखित मदर इंडिया 1927 में दर्शाया गया है। भारतीय सभ्यता में महिलाओं की स्थिति और दर्जे से संबंध अन्य लेखकों में भी बीसी ला वुमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर 1987, IB हॉर्नर वुमेन ऑर्डर प्रिमिटिव बुद्धिज्म 1930 और AS अल्टेकर द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन फ्रॉम द प्रोहिस्टोरिकल टाइम्स टू द प्रेजेंट 1938 प्रमुख विचारक दिन ब दिन सैकड़ों हाजिर जवाब बाबू उनके अंग्रेज अत्याचारियों के खिलाफ अपने क्रोध रोष को बेहद तीक्ष्ण एवं प्रभावी समालोचन के तहत सामने रख रहे हैं। इस प्रकार इसमें कोई शंका नहीं है कि इन अखबारों को पढ़ने वाले के मस्तिष्क में गंभीर विश्वास उपजेगा कि हम सभी समस्त मानव जाति के शत्रु हैं और विशेष रूप में भारत के। लॉर्ड डफरिन 1886 में समाचार पत्र में छपी सामग्री पर हाल के वर्षों में भारत के इतिहास का सृजन बेहद तीव्र हो गया है तथा इसकी कुछ व्याख्या का आह्वान किया जा सकता है। इसके दो तरफा कारण है। भारतीय परिदृश्य में होते परिवर्तनों को तथ्यों की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता है और भारतीय इतिहास के जरूरी तत्वों के बारे में इतिहासकारों के दृष्टिकोण में होते परिवर्तन है। पर्सिवल स्पीयर कुछ इतिहासकारों ने विलंब से शुरू नवीन प्रवृत्ति जिसे इसके प्रस्तावों द्वारा उपाश्रित उपागम्य के रूप में विवेचित किया गया, जिसने सभी पूर्व के ऐतिहासिक लेखन मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित समेत को नकार दिया और इस पुरातन दिशाहीन इतिहास लेखन को उपाश्रित उपागम से प्रतिस्थापित करने का दावा किया। बिपिन चंद्रा सारांश पुरालेखीय सामग्री पुरालेख लोक एवं निजी आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु अत्यधिक मूल्यवान स्रोत सामग्री का निर्माण करते हैं। भारतीय सरकार के पुरालेख अधिकतर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सुरक्षित है। 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के राजकीय अभिलेखों को प्रदान करते हैं। 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और बंबई के पुरालेख विशेष रूप से बेहद उपयोगी हैं। न्यायिक अभिलेख अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, जैसा कि ये न्यायिक न्यायालयों के पुरालेखों का संग्रह करते हैं, जिसने भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास के अध्ययन हेतु प्राथमिक स्रोतों के तौर पर सेवा प्रदान की। निजी पुरालेखों में व्यक्तियों एवं परिवारों के पत्र एवं दस्तावेज होते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी संग्रहालयों के पुरालेखीय सामग्री ने आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु उपयोगी विविध एवं व्यापक अभिलेख मुहैया कराए। 1947 के पूर्व से संबंध कुछ महत्वपूर्ण पुरालेख लाहौर के रिकॉर्ड ऑफिस पाकिस्तान में उपलब्ध है। जीवनी, साहित्य एवं स्मरण 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान यात्रियों, व्यापारियों, मशीनरियों एवं लोक सेवकों के वृत्तांतों ने समकालीन अवधि पर रोचक अंतर्दृष्टि एवं उपयोगी सूचना प्रदान की। समाचार पत्र एवं पत्रिका 1780 के दशक से अपनी वैश्विक समय अवधि के दौरान अवतरित समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने तत्कालीन समाज के सभी पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्रदान की। इंडियन सोशियोलॉजिस्टिक, लंदन, वंदे मातरम, पेरिस, तलवार, बर्लिन एवं गदर, सैन फ्रांसिस्को जैसे कुछ पत्र विदेशों से प्रकाशित हुए। मौखिक प्रमाण एवं आंकड़ों ने इतिहासकारों एवं लेखकों को उनके विषय की सीमाओं को व्यापक करने में मदद की है। यद्यपि इन मौखिक स्रोतों में प्रामाणिकता का अभाव प्रतीत होता है और इनका कालक्रम अस्पष्ट है। सृजनात्मक साहित्य के नए रूप जो पश्चिमी साहित्य के प्रभावाधीन औपनिवेशिक काल के दौरान उदित हुआ ने तत्कालिक समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य प्रतिबिंबित किया। लघु कहानियों के विभिन्न लेखकों ने औपनिवेशिक काल के विभिन्न पहलुओं को प्रकट किया। चित्रकला औपनिवेशिक काल के दौरान कंपनी एवं स्कूल ऑफ पेंटिंग चित्रकला के महत्वपूर्ण संस्थान था, जिसने समकालीन समय के दृश्य चित्रों को प्रदान किया। 1857 के महान विद्रोह के
कि कुछ यूरोपियन चित्रकारी भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। 1857 के पश्चात चित्रकला के क्षेत्र में कई नवीन विकास हुए और भारतीय कला में नवीन प्रवृत्ति का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ, जो विशेषताओं में राष्ट्रवादी एवं देशभक्ति था। अविंद्रनाथ टैगोर ने नेतृत्व में बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ने भारतीय पौराणिक कथा तथा सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर ध्यान दिया। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन उपागम जेम्स मिल्स, एल फिनिस्टन, बी.ए. स्मिथ एवं अन्य जैसे इतिहासकारों एवं लेखकों द्वारा प्रस्तुत अपनी वैश्विक उपागम ने भारत को अवरुद्ध एवं पिछड़े समाज एवं सभ्यता के तौर पर चित्रित किया, और जबकि अपने देश ब्रिटेन को गौरवशाली रूप में प्रस्तुत किया। इस उपागम ने भारत का ब्रिटिश द्वारा अपनी वैश्वीकरण को न्यायोचित ठहराया। राष्ट्रवादी उपागम ने अपनी वैश्विक उपागम के दावे को नकार दिया और ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के शोषण को प्रस्तुत किया। मार्क्सवादी उपागम ने भारत में इतिहास लेखन की कला को प्रभावित किया। मार्क्सवादी उपागम के अपनी वैश्विक और साथ ही साथ राष्ट्रवादी उपागम को मूलभूत कमजोरियों को सामने रखा। सांप्रदायिकवादी उपागम ने जो मध्यकालीन इतिहास के अपनी वैश्विक इतिहास लेखन पर आधारित था, हिंदू और मुस्लिम को दो विभिन्न समूहों के रूप में देखा, जो अस्थायी रूप से शत्रु शिविरों में विभाजित थे। कैम्ब्रिज उपागम ने भारतीयों के बीच अंतर्विरोधी को देखा, न कि साम्राज्यवाद और भारतीय लोगों के बीच। उपाश्रित उपागम ने लोगों की आवाज की उपेक्षा करने का आरोप मौजूद सभी उपागमों पर लगाया। यद्यपि उसने लोगों की स्वचेतना पर आधारित नवीन इतिहास लिखे जाने का दावा किया, तथापि यह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया। उदारवादी और नव उदारवादी की शुरुआत 1980 के दशक में इंग्लैंड में हुई। इस उपागम के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन उतना दमनात्मक या शोषणकारी नहीं था जितना वाम राष्ट्रवादी उन्मुख उपागम ने इसे प्रचारित किया। इसके प्रस्तावकों में पैट्रिक ओब्रायन, केन हॉपकिंस और हटन बैग प्रमुख थे। भारत में नारीवादी उपागम की शुरुआत 1970 के दशक में हुई, जिसने महिलाओं के लिए आंदोलन